गणित ओलंपियाड हेतु जिला सतना के डाइट विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर लेते हैं 41। एक वर्ग निम्नलिखित में से नहीं है। ए है, ऑप्शन दिया है समांतर चतुर्भुज, बी है आयत, तीसरा दिया है समचतुर्भुज और चौथा दिया है पतंग चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का अगर आप ये जो उसके गुणों को अध्ययन करें तो समांतर चतुर्भुज में ये बोल रहे हैं कि ये वर्ग के हैं, तो वर्ग के तो इसमें ए में भी मिलते हैं गुण, बी में भी मिलते हैं और समचतुर्भुज में भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। लेकिन पतंग चतुर्भुज बिल्कुल मेल नहीं खाता है, इसलिए ये एक जो है निम्नलिखित एक वर्ग निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता, वो पतंग नहीं हो सकता। बाकी एक वर्ग इन सभी में से बन सकता है, पतंग में से भर नहीं बनेगा। ये आप उसमें चतुर्भुज के गुणों में से अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है, वीडियो में भी बना के भेज दिया है मैंने। 42 क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। या तीसरा प्रश्न है, इसमें सी नंबर है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होते हैं। तो बाकी तो सारे के सारे मैच करेंगे। इसमें ये कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जैसे ये इसमें दिया हुआ था 41 वाला, सेम वही चीज़ इसी में उसने वर्णन कर दिया है कि सभी जो है पतंगे जो है समचतुर्भुज होती हैं, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो सी नंबर पे आपको टिक लगा लेना है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा नहीं है। तो देखिए, एक का उल्टा 1/1 हो सकता है, 2 का भी होता है, 3 -1 का भी होता है, लेकिन शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। तो इसका आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न लेते हैं। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को प्रदर्शित किया जा सकता है, किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है? 2 क्रमागत सम संख्याओं के योग के रूप में, या 2 क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में के योग के रूप में, या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में, या 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो जी किसी विषम संख्या के वर्ग को प्रदर्शित किया जा सकता है, वो हमेशा होता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में। जैसे मान के चलिए 3 का वर्ग करिए तो 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं, कौन सा? 4 धन 5 कर सकते हैं, आ जाएगा। बाकी ये सारे नहीं फिट होंगे, सी नंबर हमारा फिट होता है। 45वां ये कह रहे हैं कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं लिख लीजिए, उनको जोड़ लीजिए। तो देखिए ये इसमें दिया है ऑप्शन में ए बी सी डी में, मतलब ये 10, 100 या 1000 या 111 है, तो उसका ऑप्शन है जी 100, बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से पाइथागोरस त्रिक नहीं है, मतलब एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है जो 3, 4, 5 या 5, 18, 17 या 6, 8, 12 या 12, 35 और 37। तो इसमें से देखिए ट्रिपलेट निकालने का क्या तरीका है। बड़ी जो तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग अन्य दोनों संख्याओं के वर्गों की योग के बराबर है, तो ट्रिपलेट है। देखिए ये से 25, 5 का वर्ग 25 और 4 और 3 का निकालेंगे तो 9 और 16 है, तो इसका 25 बराबर 25, ये तो है। 17 इसमें देख ली इस वाले में 17, 8 और 15, तो 17 का निकालेंगे तो 289, 8 का 64, 15 का 225, जोड़ दीजिए 289 का 289, ये भी हो गया। तीसरा देख लीजिए 8, 12 और 6, 8, 12 में तो 12 एक बड़ी भुजा है, बड़ा का वर्ग 144 और 6 का 36 और 8 का है 64, दोनों का कितना है? इसका जोड़ेंगे 144 और इसका 100 होता है, 100 144 के बराबर नहीं है, यही है हमारा आंसर। और इसको भी लगे हाथ निकाल लीजिए, तो 37 का वर्ग वाल होता है और 35 और 12 का वर्ग के बराबर देख लीजिए, तो 37 का वर्ग हो जाएगा 1369
35 का 1225 और 144 दोनों जोड़ेंगे दोनों बराबर, यानी कि 3 तो ट्रिपलेट हैं, ये सी वाला ट्रिपलेट नहीं है, तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसका आंसर लिख लीजिएगा। संख्या 1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला एक कह रहा है कि यह एक विषम संख्या है, दूसरा एक सम संख्या है, तीसरा अभाज्य संख्या है और डी में से कोई नहीं। तो जी देखो, सम संख्या तो हो ही नहीं सकती। अभाज्य संख्या, वो क्या कह रहे हैं, अभाज्य संख्या की कंडीशन है स्वयं और एक के अलावा, और स्वयं और एक के अलावा स्वयं और एक के तो दोनों चीज़ें एक साथ लागू हो रही हैं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभाज्य संख्या में ये भी बताया गया कि एक विशेष संख्या है, इसका मतलब यह है कि अभाज्य संख्या में उसको नहीं लेंगे। तो इसमें भी फेल हो गया, इसमें उपरोक्त ये तो फेल ही हो गया। तो बचता क्या है? यह एक विषम संख्या है, एक हमारी विषम संख्या है। अगला प्रश्न ले लीजिए कि अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए छलनी विधि किस गणितज्ञ ने दी? तो ये याद रखना पड़ेगा कि 3री शताब्दी ईस्वा पूर्व में एराटोस्थेनीस ने ये दिया था। इसमें पाइथागोरस, थेल्स और श्रीनिवास बाहर हो जाएंगे, तो इसमें बी नंबर है, ये याद रखना है आपको। 49वां पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1729 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है? ऑप्शन में है 48, 35, 69 और 49। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, जो भी शेष बचता है वही संख्या अगर इसमें जुड़ जाती तो ये पूर्ण वर्ग निकल आता। तो इसका मतलब ये 48 वह संख्या है जिसको इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न लीजिए कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत वाला ढूंढना है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, जी बिल्कुल है, सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं क्या? तो सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होती, क्योंकि 2 फंस जाएगा, 2 स्वयं से ही जा रहा है, तो और तो क्यों किसी से जाएगा, 2 स्वयं से ही, तो स्वयं से यही एक पचड़ा फंसता है इसमें। और सभी विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या, ये तो होता है। ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं, 3 बार गुणा होएगा सो ऋण ही होगा, तो यही वाला संख्या जो है फेल होता है एक मामले में, बाकी में सब आता है। तो ये जो है हमारा बी जो है फेल हो गया। इसका मतलब बी हमारा ऑप्शन इसमें सत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं कि ऋण 3 की घाते m धन 1 गुणे ऋण 3 की घाते 5 बराबर ऋण 3 की घाते 7। m का मान क्या होगा? 0 या 1 या ऋण 1 या 2। तो देखिए यहाँ पर 2 पक्ष दिए हैं, बाएं पक्ष दायां पक्ष इकट्ठा कर लीजिए। तो ये बाएं पक्ष को चूँकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये जोड़ दिया और इधर ये आ गया। अब दोनों पक्ष जब हल होने के बाद के देखते हैं आधार समान हो जाते हैं तो तुलना कर दी जाती। तुलना मतलब ये कैंसिल हो गया, m धन 1 धन 5 बराबर 7। तो ये हो जाएगा, इधर आके हल करने के बाद 1 प्राप्त हो जाता है हमारा। ये जुड़ गया ना, 5 और 1 6, ये इधर आके 1 घट गया तो 1 बन गया। तो हमारे आंसर में ये दिया हुआ है बी नंबर पे, इसको टिक लगा लीजिए। XLIV कौन सी संख्या है? ये है रोमन लिपि। रोमन लिपि में क्या होता है, जो L होता है वो 50 को दर्शाता है, और किसी भी संख्या के पहले 50 के पहले अगर X लगा है तो वो 40 को दर्शाता है, और I को 1 और V जो है 5 को दर्शाता है, लेकिन V के पहले I आ जाता है तो 4 को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए L के पहले X यानी 40 और 4 ये बन गया ये वाला, तो 40 और 4 44। तो ये इनमें से 36 44 46 और 54 में से 44 हमारा आंसर सही हो गया। ये रोमन लिपि है। अब एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? जी ये सब परिमाप दिए हैं ऑप्शन में, 45, 20 या 18 या 9 सेंटीमीटर। तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो एक से यहाँ 5 दिया तो सामने 5, यहाँ 4 दिया तो ये भी 4 हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ देना, या अमुक सम्मुख भुजा 2 लगा के सम्मुखी भुजाओं का योग करके, या 2 सम्मुख भुजाओं का योग गुणे 2 कर दीजिए, चाहे ये ऐसा कर लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं।
तो ये हल करने पर हमारा 18 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा परिमाप 18 सेंटीमीटर हो। बहुत आसान सवाल है ये। अब अगला ले रहे हैं, दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनमें 2 और 5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें 2 और 5 का अनुपात है और पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या देखिए शून्य से पीछे तो जा नहीं सकती, शून्य के आगे चलेंगे और शून्य के आगे चलने के लिए बड़े संख्या को हमेशा छोटे संख्या में घटाना पड़ेगा। तो चर कैसे बनाया? अगर x का चर बनाया है इन्होंने तो बड़ा वाला अंक कौन सा है? 5। तो 5x में से 2x ही घटेगा और उनका अंतर हो जाएगा 66। तो ये हमारा सी प्रश्न सॉल्व हो गया। जो अगर 2 को लगाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए ए ऑप्शन फेल हो जाएगा। 55 नंबर ये कह रहे हैं कि 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या, यानी ये ऑप्शन दिए हैं 1/8, 3/8, 2/8 और ऋण 1/4 में बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो सीधी सीधी बात, जब एक ही संख्या हो तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाता है। तो 1/4 में 1/2 को जोड़ दिया, 2 का भाग दे दीजिए। ये हल करते करते यह निकल आया 3/8। ये सामने हल किए गए हैं सब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/8। अगला प्रश्न लीजिए कि एक चतुर्भुज की केवल 2 भुजाएं परस्पर समांतर हों तो चतुर्भुज क्या होगा? वो चतुर्भुज होता है परस्पर समांतर हों। एक चतुर्भुज की केवल 2 भुजाएं समांतर हों, यानी कि इसका अगर दोनों हो जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज होगा। और समांतर चतुर्भुज वर्ग भी बन जाता है कई बार और आयत भी बन जाता है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी केवल एक ही भुजाएं एक युग में जो है समांतर होता है, यानी 2 भुजाएं ही समांतर होती हैं, 2 समांतर नहीं भी हो सकती हैं। ये इसकी कंडीशन होती थी। ये हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न लीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 1 या 9 हैं तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा 9 या 1 या 8 या 2। तो जी एक जैसे एक का सीधे इसी कर लीजिए, देख लीजिए। 1 का वर्ग का होगा तो 1 एकम 1 और 9 का वर्ग कर लीजिए, 9 9 या 81, यानी फिर भी इकाई में 1 आ गया है। सीधा सीधा 1 लिख दीजिए और तो कुछ फंसेंगे नहीं हम, ठीक है। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि समय और दूरी को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त आलेख निरूपण है। रैखिक या आयत चित्र या दंड आलेख या वृत्त चित्र। वृत्त चित्र तो 100 वाले में से निकाला जाता है। दंड आलेख किसी तुलना करने के लिए निकाला जाता है। आयत चित्र भी, ये भी एक तुलना करने के लिए। लेकिन ये जो है समय और दूरी हमेशा रैखिक आलेख में निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि 5 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 240 रुपये है। 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? 8 या 10 या 12 या 48। तो पहले 5 दर्जन, 5 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में 12 है तो 5 दर्जन में 12 पंचे 60। इसका मूल्य निकाल लीजिए 240। तो 1 का निकल आएगा, भाग दे दीजिए 4 रुपया। तो 2 पेंसिल का निकल आएगा 4 दूनी 8 रुपया। देख लीजिए कहाँ लिखा है, ये लिखा है ए में। आंसर ए हो गया। अब अगला प्रश्न ये है 60वां नंबर कि एक घड़ी को 282 रुपये में बेचने पर 6% की हानि हुई। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 20, 260 या 280 या 300। तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण हानि प्रतिशत। अभी ये 100 में विक्रय मूल्य कितने? 282 रुपये में ही बेची थी आपने, तो ये ले लीजिए। और हानि प्रतिशत ऑलरेडी 6% की घाटा लगा है। घटा के इसको हल कर लीजिए तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद 300 रुपया आ गया। अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में।